अंतरंग में उतरें, आत्मबल प्राप्त करें। मनुष्य यूँ देखने में एक दुर्बल सा प्राणी मालूम पड़ता है, पर वह प्राण विद्युत की दृष्टि से सृष्टा की अद्भुत एवं अनुपम संरचना है। विशेषतः मस्तिष्क इतनी विलक्षणताओं का केंद्र है जिसके आगे अद्यावधि आविष्कृत हुए समस्त मानवकृत यंत्रों का एकत्रीकरण भी हल्का पड़ेगा। उसमें अगणित चुंबकीय केंद्र हैं जो विविध रिसीवरों ट्रांसफार्मरों का कार्य संपादित करते हैं। ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के एक से एक रहस्यमय प्रवाह स्पंदन गतिशील रहते हैं। इनमें से मनुष्य को मात्र कुछ एक की ही लंगड़ी लूढ़ी जानकारी है। यह जानकारी का क्षेत्र जितना जितना विस्तृत होता जाता है, उससे असीम शक्ति की असंख्य धाराओं की हल्की फुल्की झांकी मिलती है। कदाचित अब की अपेक्षा मनुष्य के हाथ दूना चौगुना भी और लग गया तो सृष्टा की प्रतिद्वंदिता करने लगेगा। इतना होते हुए भी जो कुछ जानना और पाना शेष रह जाएगा, उसकी कल्पना कर सकना कठिन है। ब्रह्मांड की भौतिक और चेतनात्मक संभावनाएं इतनी अधिक हैं कि उन्हें अचिंत्य, असीम, अनंत, अनिर्वचनीय आदि कहकर ही संतोष किया जा सकता है। सर्वविदित है कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्र एवं सौरमंडल के अन्य ग्रहों से बहुत कुछ अनुदान प्राप्त करती है और उस उधार की पूंजी से अपनी दुकान चलाती है। सौरमंडल से बाहर के ग्रह नक्षत्र भी उसे बहुत कुछ देते हैं। वह हल्का होने के कारण विनिर्मित यंत्रों की पकड़ में नहीं आता, तो भी वह स्वल्प या नगण्य नहीं है। कोई वस्तु हल्की होने के कारण उपहासास्पद नहीं बन जाती, वरन सच तो यह है कि सूक्ष्मता के अनुपात में शक्ति की गरिमा बढ़ती जाती है। होम्योपैथी विज्ञान के इस संदर्भ में अच्छे, गहरे और प्रामाणिक प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। ब्रह्मांड में बिखरे पड़े कोटि कोटि ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी उपलब्धियां मिल बांटकर खाते हैं, तभी तो वे सब एक सूत्र में मणिमय पिरोए हुए हैं। यदि उनमें से प्रत्येक ने अपनी उपलब्धियों को अपने ही सीमित क्षेत्र में समेट सकोड़कर रखा होता तो ब्रह्मांड का सारा सिराजा बिखर जाता और यहाँ केवल धूल के बादल इधर उधर मारे मारे फिरते दिखाई पड़ते। पृथ्वी को अगणित शक्ति केंद्रों के छोटे बड़े उपहार मिलते रहते हैं और वह उन खिलौनों से खेलती हुई अपना विनोद प्रमोद स्थिर रखे रहती है। जिस प्रकार पृथ्वी अन्य ग्रहों से लेती है, उसी प्रकार वह अपना उपार्जन ब्रह्मांड परिवार को बांटती भी है। दो और लो का विनिमय क्रम ही इस सृष्टि की धुरी बनकर काम कर रहा है। पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच जो आदान प्रदान क्रम चल रहा है, वह चेतना के घटाकाश मनुष्य और महदाकाश विश्व मानव के बीच भी चल रहा है। पिंड शब्द का प्रयोग ग्रह नक्षत्रों की तरह मानव शरीर के लिए भी होता है। मनुष्य एक पिंड है, उसका ब्रह्मांड व्यापी असंख्य चेतना पिंडों के साथ वैसा ही संबंध है जैसा पृथ्वी का सौरमंडल से, देवयानी निहारिका से अथवा ब्रह्मांड केंद्र महाध्रुव अनंत शेष से। मनुष्य की चेतना अपनी उपलब्धियां विश्व चेतना को प्रदान करती है और वहां से अपने लिए उपयोगी अनुदान प्राप्त करती है। यूँ चेतना शरीर के कण कण में बिखरी पड़ी हैं, पर उसका उद्गम निर्झर मस्तिष्क से ही फूटता है। ध्रुवीय चुंबक शक्ति की तरह मस्तिष्क में भी आकर्षक और विकर्षक केंद्र है। वे ब्रह्मांड से बहुत कुछ ग्रहण करते और देते हैं। इन्हीं क्रिया केंद्रों की रिसीवरों एवं ट्रांसफार्मरों के रूप में व्याख्या की जाती है। मनुष्य का स्वास्थ्य, चरित्र, संस्कार, शिक्षा आदि विशेषताएं मिलकर समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसी के आधार पर उसकी प्रतिभा निखरती है। प्रतिभा न केवल सामने आने वाले कामों की सफलता के लिए वरन दूसरों पर प्रभाव डालने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। व्यक्तिगत जीवन में यह प्रतिभा धैर्य, साहस, संतुलन, विवेक, दूरदर्शिता एवं
शालीनता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मानसिक जीवन में वह संबंधित लोगों को प्रभावित करती है, उन पर छाप डालती है एवं सहयोग, सद्भाव, सम्मान प्रदान करने के लिए आकर्षित करती है। प्रतिभा प्रयत्नपूर्वक बढ़ाई जा सकती है। इन प्रयत्नों में लौकिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं और आध्यात्मिक साधनाएँ भी। साधनारत मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति और उपासनात्मक तपश्चर्याओं द्वारा अतीन्द्रिय शक्ति का उद्भव करते हैं। अंतराल में प्रसुप्त पड़ी क्षमताओं को जगाया जाना और इस विशाल ब्रह्मांड में बिखरे हुए शक्तिशाली चेतन तत्वों को खींचकर अपने में धारण करना, ये दोनों ही प्रयत्न आध्यात्म साधनाओं द्वारा किए जाते हैं, जिनमें ये उभयपक्षीय विशेषताएं बढ़ती है। उन्हें कई दृष्टियों से चमत्कारी विशेषताओं से सुसंपन्न पाया जाता है। जिस प्रकार हृदय स्पंदन की गतिविधियों की जानकारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यंत्र से होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क विद्युत के आधार पर चलने वाले विचार तरंगों का अंकन इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम यंत्र से होता है। मन क्षेत्र से चिंतन स्तर के अनुरूप कितनी ही प्रकार की अल्फा, बीटा, डेल्टा आदि किरणें निकलती हैं, उनके आयाम और तरंग दैर्ध्य चिंतन का स्थिति का विवरण प्रस्तुत करते हैं। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों की शारीरिक बनावट सामान्य होती है, देखने में उनका व्यक्तित्व सीधा सरल सा लगता है, पर उनमें विशिष्ट विद्युत शक्ति इतनी भरी होती है कि जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे संभालते चले जाते हैं। जिनके भी संपर्क में आते हैं उन्हें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। किस व्यक्ति में कितनी अतिमानवीय विद्युत शक्ति है, उसका परिचय उसके चेहरे के इर्द गिर्द और शरीर के चारों ओर बिखरे हुए तेजोवलय को देखकर जाना जा सकता है। यह तेजोवलय खुली आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, पर उसे सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से अनुभव किया जा सकता है। अब ऐसे यंत्र भी बन गए हैं जो मानव शरीर में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति और उससे एक सीमा तक निकलने वाली विकिरण का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। देवी देवताओं के चेहरे पर एक प्रभामंडल चित्रित किया जाता है। यह विशिष्ट मानवीय विद्युत शक्ति है। इसका संबंध भौतिक प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति धाराओं के साथ जुड़ा रहता है। डॉक्टर चार्ल्स फारे ने अपने ग्रंथ एनल्स डिस साइंसेस साइकिल्स में अपने कुछ रोगियों के सिरोभाग पर छाए प्रभामंडल का विवरण दिया है और बताया है कि रोगों के कारण इस तेजोवलय में क्यों और क्या अंतर उत्पन्न होते रहते हैं। इटली में पिरानो अस्पताल में अन्ना मोनारी नामक महिला के शरीर में डॉक्टरों ने खुली आंखों से झिलमिलाता नील वर्ण प्रभामंडल देखा था। जब वह दीप्ति अधिक तीव्र होती थी तब वह महिला पसीने से लथपथ हो जाती थी, सांसें तेजी से चलती और दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। उस महिला की इस विद्युत स्थिति को देखने के लिए विश्व भर के जीव विज्ञानी, भौतिक शास्त्री और पत्रकार पहुँचे थे। फिजिकल फेनामेना ऑफ मिस्टिज्म ग्रंथ के लेखक हर्बर्ट थर्स्टन ने अपनी खोजों में ऐसे ईसाई संतों का विवरण छापा है जिनके चेहरे पर लंबे उपवास के उपरांत दीप्तिमान तेजोवलय देखे गए। उन्होंने अन्ना मोनारी का विवरण विशेष रूप से लिखा, जिनके शरीर में उपवास के उपरांत सल्फाइडों की असाधारण वृद्धि हो गई थी। अल्ट्रावायलेट तरंगें अधिक बहने लगी थी, जिनका आभास दीप्तिमान चक्र के रूप में होता था। विद्वान थर्स्टन ने भी अपने विवरणों में ऐसे ही कई दीप्तिमान संतों की चर्चा की है और उनके विद्युतीय स्थिति में असामान्यता होने का उल्लेख किया है। अमेरिकी वैज्ञानिक मनुष्य शरीर के चारों ओर बिखरे रहने वाले, विशेषतः चेहरे के इर्द गिर्द अधिक प्रखर पाए जाने वाले तेजोवलय के संबंध में अपने शोध बहुत पहले प्रकाशित कर चुके हैं। अब रूसी वैज्ञानिकों ने भी उस प्रभामंडल के छायाचित्र उतारने में सफलता प्राप्त कर ली है। सोवियत यूनियन पत्र के 145वें अंक में इन खोजों का विस्तृत विवरण छपा है। यह प्रभामंडल सदा एक रस नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिनसे विदित होता है कि व्यक्ति के भीतर क्या क्या विद्युतीय हलचलें हो रही हैं।
यदि इस प्रभामंडल के बारे में अधिक जाना जा सके तो न केवल शारीरिक स्थिति के बारे में वरन मस्तिष्कीय हलचलों के बारे में भी किसी व्यक्ति का पूरा गहरा और विस्तृत परिचय प्राप्त हो सकता है। योग साधना इस मानवीय विद्युत भंडार को असाधारण रूप से उत्तेजित करती और उभारती है। यदि सही ढंग से साधना की जाए तो मनुष्य प्राणवान और ओजस्वी बनता है। उपार्जित प्राण विद्युत की ऊर्जा के सहारे स्वयं कितनी ही अद्भुत सफलताएं प्राप्त करता है और दूसरों को सहारा देकर ऊंचा उठाता है। ठीक इसके विपरीत इस शक्ति का विकास होने अर्थात सूक्ष्म शरीर के बलवान होने पर वे सारी क्षमताएं उपार्जित हो सकती हैं। वह ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत की जा सकती है जिससे बिना किसी भौतिक माध्यम से भी व्यक्ति दूरवर्ती वस्तुओं संबंधियों का ज्ञान, भविष्यवाणी, ऋतुओं का पूर्वानुमान सच कर सके। ये सारे क्रियाकलाप चेतना के अति गहन स्तर पर संपादित होते हैं। इस बात को तो कोई भी व्यक्ति प्राणायाम के थोड़े समय के अभ्यास से भी ज्ञात कर सकता है कि जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता है बुद्धि तीक्ष्ण होती है और गहरी निद्रा आती है। गहन निद्रा का एक गुण शारीरिक हल्कापन और प्रसन्नता भी है। दूसरे इसी स्तर पर भविष्यदर्शी स्वप्न भी दिखाई देते हैं। नवोत्सी न्यूज़ एजेंसी ने सोते समय अंग्रेजी पढ़ाने का परीक्षण शीर्षक से समाचार छापा है। समाचार पहले शीर्षक पढ़कर ही पाठक चौंक पड़ेंगे। जागृत अवस्था में कई बार पुस्तकें पढ़ते हैं, अध्यापक पाठ याद कराते हैं तो भी विद्यार्थियों को एक ही रोना बना रहता है। पाठ याद नहीं होता, फिर सोते हुए व्यक्ति को पढ़ाना तो असंभव बात है। इसी बात को हम यूँ कहते हैं कि आत्मा इतनी संवेदनशील है कि अपने सूक्ष्म प्रकाश शरीर से वह सोते जागते किसी भी अवस्था में पढ़ती और ज्ञान संपादन करती रह सकती है। कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने विचार, ज्ञान, प्रज्ञाएं और संदेश कैसी भी अवस्था में किसी और को भी दे सकता है। तब तो लोग यह बात ना मानते, पर मॉस्को के पास दुबना स्थान पर विज्ञान इस बात को प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध करने में लगा हुआ है। लगभग 1000 लोगों को सोते समय गहरी निद्रा में अंग्रेजी सिखाई जा रही है। प्रयोगकर्ताओं का कहना है कि ये लोग 40 दिन में सोते सोते ही अंग्रेजी सीख जाएंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत गहरी नींद में सोने वाले लोग ही भाषण शिक्षण के लिए छांटे जाते हैं। उन्हें सोते समय भाषा के टैप रिकॉर्डर सुनाए जाते हैं। वे नींद में ही व्याकरण के नियम, शब्द और उनका प्रयोग सीख लेते हैं। अब तक किए गए परीक्षण बहुत सफल हुए हैं। एक और ये प्रयोग और दूसरी ओर वैज्ञानिकों के निरंतर शोध, दोनों प्रक्रियाओं ने यह सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया है कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व और सूक्ष्म शरीर में मन आदि संपूर्ण इंद्रियों व चेष्टाओं का पाया जाना संभव नहीं। इन घटनाओं के कारण जो अनेक देशों एवं अनेक लोगों के साथ घटी हैं, वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस ओर जाने लगा है। विज्ञान भी यह सोचने के लिए विवश हुआ है कि क्या स्थूल शरीर से परे भी मनुष्य का कोई अस्तित्व है जो उसके संदेशों को सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाता है तथा ऐसे ऐसे काम कर डालता है जो स्थूल शरीर द्वारा ही किए जा सकते हैं। बिना किसी स्थूल माध्यम के एक मनुष्य के विचारों और संदेशों को पहुंचाने की इस प्रक्रिया का नाम परामानसिक संचार अर्थात टेलीपैथी। रूस के लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में फिजियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लियोनिद वासिलिएव ने अभी कुछ समय पूर्व एक अनूठा प्रयोग किया है। स्मरणीय है कि रूस का शासन तंत्र धर्म, ईश्वर और आत्म तत्व की मान्यता को न केवल अनावश्यक मानता है वरन उसे अफीम भी बताता है। फिर भी इस तरह की घटनाओं के कारण वास्तविकता की ओर उनका ध्यान गए बिना नहीं रहा। प्रोफेसर वासिलिएव ने टेलीपैथी द्वारा कई मील दूर स्थित एक प्रयोगशाला में कार्यरत अनुसंधानकर्ताओं को सम्मोहित कर दिया और वे लोग जो प्रयोग कर रहे थे उनसे वह प्रयोग छुड़वाकर किसी दूसरे प्रयोग में लगा दिया। अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक
अनजाने ही परवश से होकर वात्सल्य के संदेशों का पालन करने लगे और उन्हें यह भान तक नहीं हुआ कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रयोग के द्वारा प्रोफेसर वात्सल्येव इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को केवल अपने संकल्पों के द्वारा ही प्रभावित कर सकता है और उसे अपना आज्ञानुवर्ती बना लेता है। इसके लिए न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है तथा न ही किसी और साधन की। यहाँ तक कि स्थान की दूरी भी इस प्रक्रिया में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती। भावोद्रेक एक प्राणवान होने का ही लक्षण है। ऐसे व्यक्ति शरीर से दुर्बल भी दिखाई दें तो भी उनका आत्मबल सब प्रकार से बढ़ा चढ़ा हुआ होता है और वे उन मोटे ताजे लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक निरोग और सुखी होते हैं, जो मांस की दृष्टि से तो बहुत भारी होते हैं पर प्राणवान न होने के कारण न तो निरोग रह पाते हैं और न ही दूसरों के भावनात्मक स्पर्श का आनंद ले पाते हैं। शरीर बल, बुद्धि बल, धन बल, शस्त्र बल, सत्ता बल आदि कितने ही सामर्थ्यों के लाभ सर्वविदित हैं। यदि आत्मबल की क्षमता एवं उपयोगिता का भी लोगों को पता होता तो वे जानते कि यह उपलब्धि भी इन सब से कम नहीं वरन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मशक्ति न केवल व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाती है वरन बाह्य जगत में लोगों को प्रभावित करने, उनका सहयोग संपादन करने में समर्थ रहती है। कठिन कामों को सरलतापूर्वक संपन्न करने की विशेषता जिनमें देखी जाती है उनकी प्रमुख विशेषता यही आंतरिक प्रतिभा होती है जिसे सर्वतोमुखी सफलताओं का आधार कह सकते हैं। हमारे प्रयत्न यदि उस क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में चल पड़े तो सचमुच सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान कहे जा सकने योग्य बन सकते हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने